बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से जो थर्ड लेसन हमारा चला हुआ है उसका पार्ट करेंगे। और पार्ट में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मीन्स कि इलेक्शन प्रणाली हमारी क्या स्वतंत्र तरीके से चुनाव हो और जो इलेक्शन है उनमें किसी भी प्रकार की धांधली न हो, उचित तरीके से वो इलेक्शन करवाए जाएं। इससे होता है हमारा फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। मतलब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को, जो एक ऐसा चुनाव सुनिश्चित कर सके जो स्वतंत्र तरीके से करवाया है, निष्पक्ष है। तो ऐसी चुनाव प्रणाली को हम बोलते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चुनाव प्रणाली हमारी निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। निष्पक्ष मतलब किसी भी आधार पर इसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी आधार पे किसी एक पार्टी को नहीं जिताना चाहिए, दूसरी पार्टी को ये हराने के प्रयास नहीं करने चाहिए। मतलब जो सही तरीके से विजय का हकदार है, सरकार बनाने का हकदार है, वही दल सरकार बनाए। निष्पक्ष रूप से ऐसे चुनाव का आयोजन करवाया जाना जरूरी है और ये व्यवस्था हमारे देश में कर रखी है। चुनाव पारदर्शी भी होने चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट, इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। निष्पक्ष तो हो और साथ ही वो पारदर्शी भी हो, मतलब उनमें कोई चीज़ छिपाई हुई ना हो। बहुत सारे जो देश हैं ना वर्ल्ड में, आप देखेंगे तो उन देशों में इलेक्शंस करवाने के लिए अलग से कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है। जैसे भारत में एक अलग इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन करवाने की। उन देशों में अपने तरीके से वो इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये मैं आपको पॉइंट से करवा चुका हूँ शायद इससे पहले वीडियो में। अगर नहीं करवाया तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, या फिर मैं आपको दोबारा से इसको बता ही देता हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है कि मैं समझता हूँ कि मैं आपको चलो। तो इसमें नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इलेक्शन सिस्टम इज़ इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट। ये क्लियर हो गया बच्चों कि हमारा क्या है, ज़रूरी है कि इलेक्शन सिस्टम वो इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट हो। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट ऑल्सो अलाउ द एस्पायरेंट्स ऑफ द वोटर्स टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट्स। चुनाव प्रणाली में ऐसी होनी चाहिए चुनाव प्रणाली जिसमें जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं वो चुनाव के परिणामों को एक न्यायोचित तरीके से व्यक्त कर सके। उसको हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कहेंगे। चेक योर प्रोग्रेस और फिर प्ले है ये पॉइंट। तो पहले एक बार ये पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का जो अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा ये अपनी प्रोग्रेस चेक कीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं। The proportion of Muslims in the population of India is about 30.5%, but the number of Muslims MPs in the Lok Sabha has usually been less than 6%, less than half of the share in population. A similar situation prevails in most state assemblies. तो भारत में जो मुसलमानों की आबादी कितनी है, वो लगभग 13.5% है। और जो मुसलमान सांसद है वो 6% से थोड़ा ही कम है। हमारी जो लोकसभा में मुसलमान एमपीज़ हैं, मुसलमान सांसद जिनको बोलते हैं एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो 6% से थोड़ा ही कम है उनकी संख्या। जनसंख्या उनके अनुपात में आधे से भी कम है, कहने का मतलब है। और यही स्थिति अधिकतर जो हाफ ऑफ देयर शेयर इन पॉपुलेशन, और यही जो स्थिति है वो मोस्टली जो स्टेट असेंबलीज है
उनमें भी यही स्थिति है। तो 3 स्टूडेंट्स है ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट। इस फैक्ट से 3 अलग अलग स्टूडेंट बैठे हैं, वो अपने अपने कंक्लूजन देते हैं, निष्कर्ष देते हैं। राइट डाउन विदर एंड वाई यू एग्री ऑन और डिसएग्री विद द ईच ऑफ देम। 3 स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, वो देखेंगे अभी उनके स्टेटमेंट क्या है इस बारे में। तो पहला जो कैंडिडेट है उसका नाम है हिलाल। हिलाल बोलता है दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द अनफेयरनेस ऑफ द FPTP सिस्टम। FPPT सिस्टम जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, मतलब FPPT सिस्टम सर्वाधिक मतों से जीत वाला जो सिस्टम है उसके अन्याय को, अनफेयरनेस को दिखाता है ये। तो उसने फिर राय दी है वी शुड हैव ऑप्टेड फॉर PR सिस्टम, हमें PR सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, वही उचित है। सेकंड जो है आरिफ ने यहाँ पे कहा है दिस शोज द विजडम ऑफ ग्रांटिंग रिजर्वेशंस टू SC एंड ST। व्हाट इज़ नीडेड इज ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑन द सेम लाइन्स एज फॉर SC एंड ST। आरिफ बोलता है कि यहाँ जो अनुसूचित जातियाँ हैं या जनजाति ST SC BC हैं, उन जनजाति है उनको आरक्षण देने बहुत ठीक है, वो मानता है, उसको उचित मानता है उसका वो। और व्हाट इज़ नीडेड इज़ अ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड द सेम लाइन्स एज फॉर ST। और कहता है साथ में कि ST SC की तरह मुस्लिम लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब देखिए आप क्या लगता है आपको। तो नेक्स्ट है आपको सांभा, ये 3rd स्टूडेंट है सांभा जी। ये बोल रहे हैं देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट मुस्लिम्स एज ए होल। मुस्लिमों के बारे में एक जैसा मान के वहाँ बात करने का मतलब नहीं है कि एज ए होल मुस्लिमों को मानने, ऐसा ही मुस्लिम्स वोमेन आर नॉट गोइंग टू गेट एनी शेयर इन एनी ऑफ दिस सिस्टम। अगर तीनों सिस्टमों की बात की जाए, तीनों की राय ले जाए, फिर भी जो मुस्लिम औरतें हैं उनको तो अधिकार नहीं मिला ना। वी नीड ए सेपरेट कोटा फॉर मुस्लिम वोमेंस। मुस्लिम औरतों के लिए हमें एक अलग से फिर कोटे की उसने मांग उठा दी कि उनके लिए अलग से कोटा होना चाहिए। तो अलग अलग हैं, कोई संतुष्टि नहीं हो सकती, व्यवस्था बड़ी मुश्किल होती है डेमोक्रेसी में भी। तो बहुत सारे दिक्कतें हैं, संतुष्ट होना बड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे एक कार्टून दिखाया गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो एक बार देख लीजिए क्या है इसमें। यहाँ पे ये कार्टून है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसने क्या कहा है, एम आई और एम आई नॉट एन अडल्ट? I am mature enough to choose my future career, old enough to get a driving license, but not old enough to vote. If laws can apply to me, why can't I decide on who make these laws? तो ये कह रहे हैं कि मैं इतनी तो समझ रखती हूँ, इतनी बुद्धिमान हूँ, मैं अडल्ट हूँ कि अब भविष्य को लेकर अपने कैरियर को मैं चुन सकूँ। अब मैं इतनी बड़ी भी हो गई हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मैं बनवा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा करती हैं कि क्या मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ अभी तक कि मैं अपने देश की सरकार निर्माण करने के लिए वोट डाल सकूँ? यदि ये कानून मुझ पर लागू होते हैं तो मैं इन कानूनों को बताने वाले के बारे में फैसला क्यों नहीं ले सकती? तो ये भी बात ये यहाँ पर उठाई है, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट आइए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेक्स्ट। अब इस पॉइंट में क्या है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और राइट टू कॉन्टेक्स्ट। और राइट टू कॉन्टेक्स्ट मतलब चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और मत डालने का भी अधिकार है। इसके बारे में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की और राइट टू कॉन्टेक्स्ट की बात हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए करते हैं बात। इसमें क्या कहा गया है, अपार्ट फ्रॉम laying down a method of elections, the constitution answered two basic questions about elections.
हु आर द वोटर्स फर्स्ट जो है, और सेकंड हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस, इलेक्शंस कौन लड़ सकता है। इन बोथ दीज कहीं आपको पढ़ा तो नहीं दिया मैंने ये लेसन, मुझे लग रहा है, चलो खुद रीड किया होगा मेरे को, तब ऐसा लगता है। चलो, अपार्ट फ्रॉम laying down a method of elections, the constitution answers two basic questions about elections. चुनाव का जो तरीका है उसको निर्धारित करने के अलावा संविधान चुनाव के बारे में भी दो मुख्य प्रश्न उठाता है, और संविधान में वो दो मुख्य प्रश्न कौन है कि एक तो मतदाता कौन है, हु आर द वोटर्स, और सेकंड हु कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, और इलेक्शन कौन लड़ेगा, चुनाव किसको लड़ना है और वोट किसने डालना है। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो उठेंगे भाई। एक सरकार बननी है, सरकार जिस तरीके से बननी है वो मत डालना है एक जगह वो सरकार इलेक्शन लड़ना है। तो कौन इलेक्शन लड़ेगा, भारत के नागरिक। कौन भारत के नागरिक लड़ेंगे, वोट कौन डालेगा, भारत के नागरिक। कौन से भारत के नागरिक डालेंगे ये भी तो देखना है ना। औरत है, पुरुष है, शिक्षित है, अशिक्षित है, उम्र है ज़्यादा कम है, क्या निश्चित आयु होनी चाहिए, या फिर किस तबक से, वो किस ग्रुप से, सेक्शन से, क्लास से, वो अमीर गरीब, बहुसंख्या अल्पसंख्या, किस वो दल से है, किस वो कम्युनिटी से, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। इनके बारे में विचार करना ज़रूरी है कि कौन वोटर्स होने चाहिए और कौन इलेक्शंस को लड़ने वाले होने चाहिए। इन बोथ दीज रिस्पेक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में, इन दोनों बिंदुओं पर हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, जो हमारी डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस है, ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. आपको पहले ही पता है कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के जितने भी नवयुवक हैं, वयस्क व्यक्ति हैं, नागरिक हैं यहाँ के, उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना जरूरी है। वयस्क नागरिक है जो भारत का, नवयुवक है मतलब उसके लिए उम्र भी निर्धारित की गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जानते हैं। इन मैनी कंट्रीज सिटीजन्स हैड टू फाइट लॉन्ग बैटल्स विद द रूलर्स टू गेट दिस राइट। बहुत सारे देशों में वहाँ के नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े हैं, और तब जाके उस एक लंबे संघर्ष के बाद उनको यह अधिकार मिला है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू ग्रांट एवरी एडल्ट सिटीजन इन इंडिया द राइट टू वोट। आपको पता है बच्चों कि हमारे देश में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बहुत से देशों में तो महिलाओं को भी अधिकार काफ़ी देर और संघर्ष के बाद मिला। भारत के संविधान निर्माताओं के मन में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था उन्होंने, जो मन में बात थी उसके द्वारा उन्होंने निर्णय लिया, उस मन में जो बात थी उनके, कि प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए। ये चीज़ यहाँ पर आई थी। टिल 1989 1989, हिंदी में निवासी बोलते हैं 89 को, और 79 को बोलते हैं उनासी और 89 निवासी। टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन meant an Indian citizen above the age of 21. The amendment to the Constitution in 1989 reduced the eligibility age to 18. Adult franchise ensures that all citizens are able to participate in the process of selecting their representatives.
1989 में जो 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिक थे जो, उनको वयस्क भारतीय माना जाता था। और 1989 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसमें इस उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में जिताने के लिए वोट डालने का अधिकार प्रदान करता है। दिस इज कॉन्स्टिट्यूएंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप काम करता है। दैट वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन राइट्स। और ये बात हमने अधिकारों वाला जो चैप्टर था उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि वोट डालने का जो अधिकार है समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। ये बात हम पढ़ चुके हैं अधिकारों वाले अध्याय में। Many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right. आज भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना क्या सही निर्णय था, क्या ये बात ठीक थी? But our constitution makers had a firm belief in the ability and worth of the all citizens as equals in the matters of deciding what is good for the society, the country and for our constitutions. लेकिन हमारे जो संविधान निर्माताएं थे उनके मन में पहले ही हमारी योग्यता को लेकर उस महत्व, उस योग्यता में, हमारी समानता में, इसके महत्व में काफ़ी विश्वास था। और वह समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों में वो बड़े अच्छे तरीके से निर्णय ले सकते थे। तो इसमें कोई डाउट नहीं था। हमारे मन में आ सकती है बात कि अनपढ़ व्यक्ति को अगर वोट का अधिकार दिया जाएगा तो उससे फ़ायदा क्या लगेगा? वो तो अपने अधिकार को बर्बाद कर देगा। पता नहीं किसके हक में वो वोट डाल दे, उसको समझ नहीं है इतनी, है ना ये चीज़। What is true of the right to vote is also true of right to contest election. जो बात मतदान व्यवस्था के बारे में सत्य है, ऐसी ही बात इलेक्शन यानी चुनाव जीतने के बारे में भी सत्य है। मतदान, जिस व्यवस्था से मतदान किया जाता है, वोट डाला जाता है नागरिकों के द्वारा, इसी नियम व्यवस्था के अनुसार उनको इलेक्शंस भी वो फाइट कर सकते हैं, इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सभी लोगों को जिस प्रकार से वो मत डालने का अधिकार है, तो उनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। बिना किसी भेदभाव के वो चुनाव लड़ सकते हैं। However, there are different minimum age requirements for contesting elections. हालांकि अलग अलग जो एज रिक्वायरमेंट है इलेक्शन जीतने के लिए और सेकंड मतदान करने के लिए, लोकसभा असेंबली इलेक्शंस में जो कैंडिडेट है चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। देयर आर ऑल्सो सम अदर रिस्ट्रिक्शंस आल्सो, कुछ और भी इस पर बंधन है। और बंधन जैसे उदाहरण के तौर पे फॉर इंस्टेंस देयर इज ए लीगल प्रोविजन दैट ए पर्सन हु हैज़ अंडरगोन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more than 2 years फॉर सम ऑफेंस इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम फाइटिंग इलेक्शंस। कोई भी व्यक्ति है जिसको सजा हुई हो, जो जेल में गया हो 2 साल या इससे ज़्यादा, वो इलेक्शन लड़ने के लिए उसको मनाही है, वो इलेक्शन में डिस्क्वालिफाइड है, वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन से, वो डिस्क्वालिफाइड है। बट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट ऑफ कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। अगर इलेक्शन जीतते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शंस में, आप एजुकेशन, इनकम, ये बेस नहीं हो सकता इन आधारों पे कि आपकी इनकम बहुत कम है, आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं, आप
को, तो इन आधारों पे आपको मना नहीं कर सकते इलेक्शंस लड़ने के लिए। इन दिस सेंस आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ ओपन टू ऑल सिटीजन्स। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिना किसी भेदभाव के कोई भी भारतीय नागरिक है वो चुनाव लड़ सकता है। उसके ऊपर हमारे सिस्टम में कोई भी भारतीय नागरिक पर कोई भी पाबंदी नहीं है, ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे वाइज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंपेयर टू एन एलिफेंट, इट इज़ मैनेजेबल। Is it unmanageable, or is it like the story in which everyone describes the elephant only by its part? जो सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है उसको एक हाथी के रूप में दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है? क्या ये मैनेज नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, या यह उस कहानी की तरह है जिसमें अंधे हाथी के अलग अलग अंगों के आधार पर उसका वर्णन किया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है। तो शायद बच्चों, मुझे लग रहा था ये वीडियो मैंने आपको करवा दी थी यहाँ तक, और यहाँ से पॉइंट मैंने करवाना था। चलो कोई बात नहीं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर, भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है जिसका काम है भारत में निष्पक्ष, समतर्थ, बिना किसी रुकावट के एक निश्चित अंतराल के बाद इलेक्शंस करवाना होता है। ये अलग से कमीशन है, ये हमारे देश में है, और देशों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं भी हैं उनके होने के बावजूद भी ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, लेकिन भारत में है ये ऐसी। तो चलिए एक बार इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, समतर्थ निर्वाचन आयोग है, इसके कार्य क्या, क्या ये काम करता है, उसकी क्या भूमिका है, इसका रोल क्या है। Several efforts have been made in India to ensure the free and fair election system and process. फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम को, उस प्रक्रिया को चलाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए हैं भारत में, बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। The most important among these is the creation of an independent election commission to supervise and conduct elections. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण एक है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र, बिना किसी, कोई अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र बॉडी है, एक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन। वो इस व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुसार, जिसका कार्य है टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शन करवाना और उनका नियंत्रण करना, ये उसका कार्य है। डू यू नो दैट इन मैनी कंट्रीज देर इज़ एन एब्सेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस? क्या आपको पता है बहुत सारे देशों में इस व्यवस्था का है ही नहीं है, कंडक्टिंग इलेक्शन, ये व्यवस्था नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। कोई भी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पर जो स्वतंत्र रूप से इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। ओनली इन इंडिया के, अब केवल भारत के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं। ये रहा हमारा आर्टिकल 324(1), ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था की गई, इसमें बताया गया इस बॉडी के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state, and of elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as the election commission. The superintendence, direction and control of the preparations of the electoral rolls. इस संविधान में, हमारे देश के संविधान में, इसके अधीन एक संसद है और प्रत्येक राज्य में उन संसद का या राज्य विधानमंडलों का जितने भी इलेक्शन करवाए जाते हैं उनमें इलेक्शंस किए जाते हैं। राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए इलेक्शंस होते हैं, निर्वाचन होते हैं,
तो इन के लिए पहले क्या करते हैं, वहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स तैयार की जाती हैं, और जब इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो जाती हैं तो फिर एक नियम के अनुसार सभी निर्वाचनों का, सभी इलेक्टोरल एरियाज जितने भी चुनाव क्षेत्र हैं उनमें चुनाव का संचालन किया जाता है, उसका सुपरिटेंडेंस किया जाता है, उसका अधीक्षण किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और ये सभी नियंत्रण करना, उसका दिशा निर्देशन करना, उसको सुपरविजेंस करना, उसका निगरानी में वो इलेक्शंस होते हैं, तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है, इलेक्टोरल रोल्स तैयार की जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हमारे देश में इलेक्शन हो, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्य विधानमंडल का है, चाहे वो राष्ट्रपति का है या उपराष्ट्रपति का है, कोई भी है, वहाँ पे जो मत डाले जाते हैं उन निर्वाचनों का संचालन जो किया जाता है, उनका अधीक्षण कह लीजिए, सुपरिटेंडेंस की जाती है, जो उनका निर्देशन किया जाता है और उनका नियंत्रण किया जाता है, ये सारा का सारा एक आयोग जिसको हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं उस आयोग के हाथ में होता है। तो ये कब कहाँ पे की गई है, इम्पोर्टेंट बात है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है और कभी कभी 2-3 नंबर में भी ये पॉइंट आपसे पूछे। आर्टिकल 324, ठीक है, तो इसमें आप 324 ये आर्टिकल आपको याद रखना है, जिसमें इलेक्शन कमीशन है जिसकी व्यवस्था की गई हमारे संविधान के द्वारा। थोड़ा और डिटेल में जान लीजिए इसको। आर्टिकल 324 of the Indian Constitution provides for an independent election commission for the superintendence, direction and control of electoral rolls and the conduct of elections in India. These words in the Constitution are very important. ये शब्द सारे के सारे जो हमें अपने पढ़े हैं बड़े important हैं। For the give the election commission and decisive role in virtually everything to do with elections, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन कमीशन को अधिकार देते हैं एक निर्णय लेने का कि वो किस प्रकार से इलेक्शंस के संबंध में, करवाने के संबंध में वो निर्णय किस तरीके से ले सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग को चुनावों से संबंधित हर बात पर कोई भी अंतिम निर्णय तक भी वो लेने में भूमिका निभाते हैं। और ये चीज़ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें सर्वोच्च जो हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी संविधान की सुव्यवस्था के बारे में अपनी एग्रीमेंट, अपनी एग्री है वो इससे व्यवस्था से अपनी सहमति व्यक्त उसने कर रखी है। टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन एवरी स्टेट। इलेक्शन कमीशन की मदद करने के लिए हर एक राज्य में, भारत में सभी राज्य में प्रत्येक राज्य में एक क्या है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, यह मदद करता है इलेक्शन कमीशन की। द इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं पंचायत के, नगर पालिका के लिए, इनके लिए जिम्मेदार नहीं होता ये देश की व्यवस्था से जुड़े जितने भी बड़े बड़े इलेक्शंस हैं, लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, और जो ये संसद है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, उसके इलेक्शंस के लिए देख रेख में इसकी होते हैं, वो इसी की व्यवस्था के अनुसार वो करवाए जाते हैं। ये जो नियम है इसके द्वारा तय, उनके अंतर्गत उन इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है। एज वी शैल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, द स्टेट इलेक्शंस कमीशंस वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ईच हैज़ इट्स ऑन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन। हम ये पढ़ेंगे भी, वी शैल स्टडी इन द चैप्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार के चैप्टर में ये बात पढ़ी जाएगी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है इलेक्शन कमीशन के लिए भारत में, और ईच हैज़ इट्स ऑन स्फीयर ऑफ ऑपरेशन, और हर एक स्वतंत्र रूप से अपना क्षेत्र है, एक अपना दायरा है उनका काम करने का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें आप। नेक्स्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी ए सिंगल मेंबर और ए मल्टी मेंबर बॉडी। भारत का जो निर्वाचन
आयोग है वो एक सदस्य का भी हो सकता है, एक सदस्यीय भी हो सकता है, और मल्टी मेंबर मतलब मल्टी मेंबर्स बहुसदस्यीय भी वो हो सकता है। Till 1989, the election commission was single number. Just before the 1989 general elections, 2 election commissions were appointed, making the body multi-member. 1989 तक जो चुनाव हुए थे उनमें निर्वाचन आयोग में एक सदस्य था। फिर 1990 के आम चुनाव को थोड़े समय पहले 2 और अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसमें नियुक्त कर दिए गए और इसे बहुसदस्यीय बना दिया, मल्टी मेंबर्स बना दिए गए। फिर चुनाव के बाद फिर क्या हुआ, सून आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद द मल्टी कमिश्नर रिवील्ड टू इट्स सिंगल मेंबर स्टेटस। फिर ये दोबारा फिर सिंगल मेंबर पे फिर कर दिया गया इसको। फिर 1993 में 1993 में 2 इलेक्शन कमीशंस वर वंस अगेन अपॉइंटेड, 2 इलेक्शन कमीशन फिर अपॉइंट कर दिए गए। द कमीशन बिकेम मल्टी मेंबर, फिर मल्टी मेंबर ये बन गया, बहुसदस्यीय बन गया, एंड हैज़ रिमेन्ड मल्टी मेंबर सिंस देन, और तब से ही ये बहुसदस्यीय है, तब से ये बहुसदस्यीय हो गया है। And has remained multi-member since then. Initially, there were many apprehensions about a multi-member commission. शुरू में तो जो बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग हैं उसको लेकर बहुत प्रकार की वहाँ पे एप्रीहेंशंस हुई, अब इसके बारे में काफ़ी शंकाएं पैदा हुई। देयर वॉज ए शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द चीफ इलेक्शन commissioner and the other commissioners about who had much power. शुरू में तो वहाँ पे बड़ी दिक्कतें रही कि मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा मतभेद था कि किसको ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। फिर इसके बारे में दिक्कतें आई तो द मैटर had been settled by the Supreme Court. Now there is a general consensus that a multi-member election commission is more appropriate as power is shared and there is greater accountability. तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वहाँ पे और अन्य उनके बीच में बड़ी दिक्कत आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये समाधान किया। अब इस बात पर सामान्य सहमति है कि बहुसदस्यीय जो मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन है वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें आयोग की शक्तियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे से बांटी गई है, शेयर्ड है वो, और आयोग को पहले से कहीं ज़्यादा और जवाबदेह इसमें बनाया गया है। द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC presides over the election commission but does not have more powers than the other election commissions. मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, CEC, वही अध्यक्षता करता है, लेकिन जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं इसमें, निर्वाचन आयुक्त दूसरे जो अदर इलेक्शन कमीशंस हैं, उनकी तुलना में उसे कहीं ज़्यादा शक्तियाँ नहीं मिली, यानी कि 2 को ज़्यादा मिली है। कारण क्या है इसका? द CE एंड द 2 इलेक्शन कमीशंस हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजंस। उनको निर्णय लेने के लिए तो बराबर की शक्तियाँ मिली हैं रिलेटिंग टू इलेक्शन से जुड़ी हुई, एज ए कलेक्टिव बॉडी के रूप में। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनको अपॉइंट किया जाता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स के द्वारा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके परामर्श पर जो भारत का राष्ट्रपति है वो उनको नियुक्त करते हैं, मतलब मंत्रिपरिषद के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर वो उनको नियुक्त करता है। तो स्पष्ट सी बात है कि बहुसदस्यीय इसमें है कि इस वजह से बनाया गया मल्टी मेंबर्स कि इसको और ज़्यादा जिम्मेदाराना बनाया जा सके, इस कमीशन को और ज़्यादा जिम्मेदाराना बनाया जा सके, इस वजह से ऐसा किया गया है।
They are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers. It is therefore possible for a ruling party to appoint a partisan person to commission who might favor them in the elections. This fear has led many to suggest that this procedure should be changed. अब क्या हुआ कि ऐसे में संभावना बन गई सरकार के द्वारा किसी ऐसे जो सरकार का हित चाहने वाला है, अगर उसकी नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए तो चुनाव में वो सरकार का फेवर करेगा, समर्थन करेगा। और इस शंका होने की, क्योंकि वो फिर दोबारा अगर ऐसे करेंगे ना कि किसी सरकार की सिफारिश से चुनाव आयुक्त को नियुक्ति की जाए तो वो गलत हो जाएगा। इस शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव भी दिया है कि किस प्रकार से इसको बदला जा सके। मैनी पर्सन्स हैव सजेस्टेड दैट ए डिफरेंट मेथड शुड बी फॉलोड। बहुत सारे लोगों ने कहा कि दूसरा अलग मेथड इसमें किया जाना चाहिए। दैट मेकर कॉन्स्टिट्यूशन विल with the leader of opposition and the Chief Justice of India necessary for the appointment of CEC and election commissioners। उन्होंने सुझाव दिया और सुझाव था कि इसके लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया पालन किया जाना चाहिए जिसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करना जरूरी, यानी कि विपक्ष का नेता के सिफारिश पर वो की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार है, अगर वो ऐसा करेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इससे विपक्ष का ठीक है कि विपक्ष में कोई व्यक्ति बैठा है, वो सिफारिश करे, वो बताए कि इस व्यक्ति को इलेक्शन कमीशन में जगह मिलनी चाहिए, इसको सदस्य बनाया जाना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ the CEC and election commissioners. They are appointed for a 6-year term or continue till the age of 65, whichever is earlier. The CEC can be removed before the expiry of the term by the president if both house of parliament make such a recommendation with a special majority. This is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in elections. The election commissions can be removed by the President of India. द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC मुख्य निर्वाचन आयुक्त है जो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन, वो उसकी अध्यक्षता करता है। बट नॉट हैव मोर पावर्स देन द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, लेकिन उसकी शक्ति दो अलग जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ नहीं मिली होती। द C and the 2 election commissions have equal powers to make all decisions relating to the elections as a collective body। एक सामूहिक संस्था के रूप में जो चुनाव संबंधी सभी निर्णय हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी शक्तियों के समान है। तो यहाँ पे दे are appointed by the President of India on the advice of the Council of Ministers. It is therefore possible for a ruling party to appoint a partisan person to the commission who might favor them in the elections। तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स के परामर्श पर ऐसा करता है। क्योंकि सरकार के अगर कोई हितैषी वहाँ पे आ जाता है तो हमेशा शंका बनी रहती है कि वो आने वाले चुनाव में फिर वो सरकार की मदद करेगा, और इस शंका के चलते अनेक लोगों ने फिर इसको बदलने का, मैनी पर्सन्स है इसको
बदलने का वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को बदला जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए एक अलग से प्रक्रिया पालन करना चाहिए। और इस प्रक्रिया में क्या बताया उन्होंने कि इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, उनके अपॉइंटमेंट विपक्ष के नेता और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा ये करवाया जाना चाहिए। द कमीशन इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ सी एंड इलेक्शन कमीशन। संविधान है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल कितने दिन वो कार्य अपने पदभार पर बने रहेंगे, इस चीज़ की वो सुरक्षा करता है, उस चीज़ को देखता है। दे आर अपॉइंटेड फॉर 6 ईयर्स, 6 सालों के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। और जब तक वो 65 वर्ष के नहीं हो जाते, जो पहले हो जाते हैं चाहे वो 65 वर्ष का हो, तब उसके आयु तक या फिर वो 6 वर्ष तक केवल इसी अवस्था में उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा उससे पहले उसका कोई गुंजाइश नहीं होती। द सी कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बोथ हाउसेस। पार्लियामेंट मेक्स सच ए रिकमेंडेशन विद ए स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो दोनों सदनों के बहुमत से, अगर दोनों सदन राजी हों और वो कह दें तो उस आधार पे उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पे और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट ए रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव CA हु रिफ्यूजेज टू फेवर इन द इलेक्शंस। एक रूलिंग पार्टी जो सरकार बना रही है, सरकार इलेक्शन जीत के आई है और उसने सरकार बना लिया, वो उसको चुनाव आयुक्त को हटा नहीं सकती है कह करके भाई तुमने मेरा इलेक्शन में फेवर नहीं किया था। तो इस तरीके से ये बात वहाँ पे बिल्कुल संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है। द इलेक्शन कमीशंस कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उसके लिए कुछ मुख्य शर्त हैं, और वो शर्तें हैं, फर्स्ट है जिसमें द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। इसमें उसके कार्य क्या है, कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या कार्य हैं इलेक्शन कमीशन के? इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट। It makes every effort to ensure that the voters list is free of errors like non-existence of names of registered voters or existence of names of those non-eligible or non-existent। तो पहला काम है कि ये जितनी भी इलेक्टोरल रोल्स हैं, मतदाता सूची हैं, उनको अपडेट करता है, यानी कि नया करने का काम है वो देख रेख में उन्हें करवाता है। ये पूरा इसका प्रयास होता है कि मतदाता सूची है, इलेक्टोरल रोल्स है, उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो, और जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, पंजीकृत मतदाता हैं, उनके नाम उनमें से न छूट जाए किसी भी तरीके से, और न ही उसमें ऐसे लोगों के नाम हो जो मतदान में अयोग्य समझे गए हों या वो जीवित ना हो, ऐसे व्यक्ति की वोट ना हो, ये चीज़ भी सुनिश्चित करता है। सेकंड ये क्या देखता है? It also determines the timing of elections and prepares the election schedule. The election schedule includes the notification of elections date form from which nominations can be filled, last date for filing nominations, last date of scrutiny, last date of withdrawal, date of polling and date of counting and declaration of results. Second ये चुनाव के समय और चुनाव का जो कार्यक्रम है वो पूरा तय करता है। इस कार्यक्रम में वो 2-3 बातों का ध्यान रखता है, जैसे चुनाव की घोषणा टाइम पे की जाए, नामांकन प्रक्रिया जो वहाँ पे है वो शुरू करी जाए, उसकी तिथि कौन सी होनी चाहिए, मतदान की तिथि हो, मतगणना की तिथि हो, चुनाव परिणामों की घोषणा हो, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर देखता है।
जैसे चुनाव परिणाम कब घोषित होने जाने चाहिए, मतगणना कब होनी चाहिए, या मतदान की क्या तिथि होनी चाहिए, कौन सी तिथि को चुनाव होने हैं, और चुनाव के बारे में वो घोषणा वगैरह सारा कुछ काम ये इसके अंतर्गत वही देखता है। थर्ड है जो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजंस टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। इट कैन पोस्टपोन और कैंसल द इलेक्शंस इन द एंटायर कंट्री or a specific state or constituency on the grounds that the atmosphere is vitiated and therefore a free and fair elections may not be possible. The commission also implements a model code conduct for parties and candidates. It can order a repoll in a specific constituency. It can also order a recount of votes when it feels that the counting process has not been fully fair and just। ये भी चीज़ें देखता है। इसमें एक प्रक्रिया में पूरे की पूरी जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंटली और फेयरली वो अपना रोल प्ले करते हैं और वो अच्छे से इसमें डिसीजन देता है। मतलब वो निष्पक्ष चुनाव करवाता है, समतक तरीके से करवाता है और उसका अंतिम निर्णय भी लेने का अधिकार उसी का होता है। वह पूरे देश में किसी एक राज्य में या फिर देश के या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव को इस आधार पर स्थगित भी कर सकता है और रोक भी सकता है कि वहाँ पे उसको लगता है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है इलेक्शंस के लिए, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाना वहाँ संभव नहीं है, तब वो देख लेता है, तो ऐसा वो कर सकता है। इलेक्शंस के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके उम्मीदवार हैं, वो अगर एक आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो वो उनके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो वहाँ पे लागू करता है और आदर्श आचार संहिता लागू करता है। इस तरीके से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा भी वो दे सकता है। मतगणना प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए वो देखता है कि ये उचित है या न्यायपूर्ण है या नहीं है। अगर ऐसा उसको नहीं लगता है तो वो दोबारा से मतगणना करवाने की आज्ञा भी दे सकता है। ये चीज़ें उसकी हैं। और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, द इलेक्शन कमीशन accords recognition to political parties and allots symbols to each of them। निर्वाचन आयोग जो राजनीतिक दलों को मान्यता भी देता है कि कौन सा राजनीतिक दल है वास्तव में और कौन सा नहीं है, उन्हें चुनाव चिन्ह भी वही बांटता है, वही इनके चुनाव चिन्ह निर्धारित करता है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। तो कल से जो इसी का हम रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे और रिमेनिंग पार्ट हम कर रहे हैं जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इन इंडिया। तो कल को हम यहाँ से करेंगे 70 पेज नंबर से, यहाँ से ध्यान रखें। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।